प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम जो मीडिया और समाज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसी में से एक टॉपिक है लोकपाल की नियुक्ति। कि लोकपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद्र भगवती को द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला लोकपाल ओबुत्समान नियुक्त कर टाइम्स प्रकाशन समूह ने अपने 150 वर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ लिया। इन टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक पत्रिका है, उन्होंने 150 वर्षों के इतिहास में पहली बार लोकपाल किनको बनाया, प्रफुल्ल चंद्र भगवती जी को बनाया, और ये इतिहास उन्होंने रचा और एक महत्वपूर्ण पाठ उन्होंने ये जोड़ा। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकपाल की नियुक्ति न सिर्फ भारतीय पत्रकारिता में बल्कि देश के किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में स्वनियंत्रण का प्रथम प्रयास, स्व यानी स्वयं नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया। लेकिन इस नियुक्ति का अर्थ प्रेस पर या संपादक पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाना नहीं। जो लोकपाल नियुक्त किया गया भूतपूर्व न्यायाधीश जी को, तो ये लोकपाल नियुक्त करने का अर्थ प्रेस पर या संपादक पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाना नहीं रहा। 7 जनवरी 1989 को द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के लिए लोकपाल की नियुक्ति की घोषणा करते हुए बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के जो अध्यक्ष थे अशोक जैन ने कहा कि इसका जो उद्देश्य है वो जनसंचार के माध्यमों को अधिक जवाबदेह बनाना। यानी लोकपाल की जो नियुक्ति कर रहे हैं, इस नियुक्ति का अर्थ या इस नियुक्ति का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो जनसंचार के माध्यम है, जो सूचनाओं के माध्यम है, उनको अधिक जवाबदेह बनाया जाए। किसी भी दूसरी व्यवस्था से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, इसलिए जवाबदेही समाचार पत्रों के भीतर ही किसी व्यवस्था में उठानी होगी। और जवाबदेही के अलावा पत्रकारिता का जो स्तर है उसमें भी सुधार लाना होगा। पाठकों की शिकायतें दूर करना भी जरूरी है। अतः ये किसी एक नियुक्ति से ही संभव है। जिस तरह से कोई भी संस्था हो उसमें एक मुखिया रहता है, उसी तरह से इसमें भी लोकपाल की नियुक्ति की गई। इसी अवसर पर यह भी स्पष्ट किया गया कि लोकपाल द टाइम्स ऑफ इंडिया का महासंपादक नहीं होगा। वह पत्र की नीति में कोई दखल नहीं देगा और उन्हीं शिकायतों की जांच करेगा जो संपादक उनके पास भेजेंगे या संपादकीय कार्यवाही से असंतुष्ट शिकायतकर्ता उनके पास लेकर आएंगे। यानी लोकपाल 2 तरह की चीज़ों की जांच करेगा। एक तो संपादक उनके पास कोई सूचना भेजेंगे, उसकी जांच करेगा। दूसरा कोई जो शिकायत करता है, जो संपादक से संतुष्ट नहीं है और वो शिकायत कर रहा है, तो उसको लोकपाल उस पर कार्रवाई करेंगे। टाइम्स प्रबंधकों ने अपने इस सरपंच को काफ़ी अधिकार दिए और यह वायदा भी किया कि लोकपाल का जो निर्णय है प्रबंधकों और संपादकों को मान्य होगा, भले ही वे निर्णय से असंतुष्ट हो, फिर भी उनको उनके निर्णय मानने होंगे। और लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट जो शिकायत करता है वो प्रेस परिषद या अदालत में जाने को भी स्वतंत्र होंगे। जो शिकायत करता है, जिन्हें संपादक से शिकायत है, तो वो लोकपाल से अपनी शिकायत कर सकते हैं, और अगर वो लोकपाल से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वो प्रेस परिषद जा सकते हैं या फिर वो अदालत भी जा सकते हैं। स्वनियंत्रण की दिशा में द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई इस पहल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी अफसरों और मंत्रियों के खिलाफ आम जनता की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था करने वाला विधायक केंद्र
सरकार ने जो विधेयक था, जो कानून था, वो केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। तो इस वजह से भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी पहल की। इसको आप एक बार फिर से बड़े ध्यान से सुनिए कि स्वनियंत्रण की दिशा में, खुद ही नियंत्रित हों, इसकी दिशा में द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? कि सरकारी अफसरों और मंत्रियों के खिलाफ आम जनता की जो शिकायत, उनकी जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था करने वाला एक विधेयक, एक कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। तो उसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकपाल की नियुक्ति की। 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रियों और अफसरों की शिकायतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की जो शिकायतों की जांच के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। जो 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, उसमें किस तरह से मंत्रियों और अफसरों की शिकायतें और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम जनता की जो शिकायतों की जांच थी, उनके लिए केंद्र में तो लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। इसी की कड़ी में 1968, 1971, 1979 और 1985 में यह विधेयक संसद में लाया भी गया। इन सन में ये विधेयक हर बार संसद में लाया गया। 1968 में लाया गया, 71 में लाया गया और 1979 में लाया गया, 1985 में लाया गया, पर हमेशा किसी न किसी कारण से पास होने से रह गया। हालांकि कुछ राज्यों में इस बीच लोकायुक्त की नियुक्ति भी हो गई। लोकपाल भारत के लिए भले ही नई संस्था हो, पर इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये स्वीडिश शब्द का अर्थ है मध्यस्थ यानी पंच। जो लोकपाल है, इसमें एक स्वीडिश शब्द है ओबुड्समान और उसी का अर्थ लोकपाल है। तो वहाँ स्वीडिश में इसका अर्थ क्या है? मध्यस्थ या पंच। 1809 में दुनिया में सबसे पहले स्वीडन की संसद ने सरकारी अफसरों के विरुद्ध नागरिकों की जो शिकायत है उनकी जांच करने के लिए ओबुड्समान की नियुक्ति की थी। ओबुड्समान यानी पंच या पुल का काम करने वाला, कि जनता जो अफसरों व मंत्रियों की शिकायतों को सुनने के लिए और जनता यानी अफसरों, मंत्रियों व जनता के बीच की कड़ी की तरह से लोकपाल। केवल राजा और मंत्री ही जांच के दायरे से बाहर थे। स्वीडन में केवल राजा और उनके मंत्री ही जांच के दायरे से बाहर थे। स्वीडन में यह संस्था आज भी सफलता से अपनी भूमिका निभा रही है। वहाँ ओबुड्समान नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है और ज़रूरत पड़ने पर वह कानून में परिवर्तन भी करा सकता है। और स्वीडन में इस संस्था की सफल भूमिका देखकर ही डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इजराइल, अमेरिका, कनाडा इत्यादि 35 देशों ने भी इन संस्था की स्थापना कर दी। अब जो सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों के कार्यालयों पर नज़र रखने के अलावा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, जेल प्रशासन और समाचार पत्रों पर स्वयं नियंत्रण के लिए लोकपालों की नियुक्ति की गई। और लोकपाल की जो जांच का तरीका है वो अनौपचारिक होता है। वह फैसला भी जल्दी करता है और शिकायतकर्ता का कुछ खर्च नहीं होता है। इसलिए ये संस्था काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। समाचार पत्रों पर निगरानी का काम 18 देशों में प्रेस परिषद कर रही है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत संतोषप्रदक नहीं मानी जा रही। भारत में भी प्रेस परिषद की काफ़ी अवहेलना की जा रही है। जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तो पत्र प्रेस परिषद के सहयोग ही नहीं करते हैं। जो वहाँ के पत्र हैं अमेरिका और ब्रिटेन के, वो प्रेस परिषद का सहयोग ही नहीं करते। शायद इसी असहयोग के वातावरण के कारण अमेरिका के जो समाचार पत्रों ने ओबुड्समान की नियुक्ति की पहल की। वहाँ के कुरियर जर्नल ने सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की और अमेरिका और कनाडा के 38 पत्र और दूरदर्शन केंद्रों ने ओबुड्समान यानी लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है।
ब्रिटेन, जापान, स्वीडन, स्पेन और इजराइल में भी अखबारों ने स्वनियंत्रण के लिए ओम्बुड्समैन पद्धति को अपनाया। तो इस तरह से जनता और मंत्रियों व अफसरों के बीच की कड़ी लोकपाल की नियुक्ति की गई। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो समाचार पत्र और मीडिया हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी की एक कड़ी है आगे, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।